अगर ये कैंडिडेट पॉलिटिशियन बनते हैं तो उस देश में राक्षसों की सरकार बनेगी। यहाँ कमजोरों का हक छीन के उल्टा अमीरों को दे दिया जाता है। क्यों वो उन पार्टियों पर फाइन नहीं करता जो ऐसा दिखाती हैं कि आप हमारे सीएम या पीएम को वोट करिए। जैसे यहाँ जयंत चौधरी, जिनको ओवरऑल 376 वोट मिले तो वो सीएम या पीएम बन गए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भाषणजीवी, रैलीजीवी और दिखावटी नकाबपोश नेताजी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अगर ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और उस सीएम पीएम को पता भी है तो वो सीएम पीएम की इतनी औकात नहीं कि उनसे कुछ बोल सके। इसलिए सभी तरह का भ्रष्टाचार केवल इस तरह के नियम लगाने से ही गायब होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे वोट की भी पावर बढ़नी चाहिए। मेन चीज ये है कि पॉलिटिक्स इनके पिताजी की जागीर नहीं है, ऐसा इनको एहसास करवाना है। और उस गड्ढे में आप भी हो, ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। जिस दिन आपकी ऐसी तैसी होगी आप सड़कों पर उतरोगे और आपके साथ कोई नहीं होगा सड़कों पर उतरने वाला। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, ये देश आपका है, समस्याएं भी आपकी हैं। आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसीलिए इतनी ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, बस आपको याद दिलाने की जरूरत बढ़ती रहती है। बस मैं आपको याद ही दिला रहा हूँ क्योंकि आप उनका विरोध नहीं कर रहे। इतना तो अंतर जरूर है मुझ में और आप में। पर मेन चीज समझने वाली बात यह है, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सबसे बड़ी गलती यही है कि हम केवल एमएलए या एमपी को ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन इनको ही ढक दिया जाता है। यानी ऐसा दिखाया जाता है कि आप एमएलए एमपी को वोट नहीं करते, सीधा पीएम या सीएम को वोट करते हैं। इसलिए बार बार हमको या तो पीएम का चेहरा या सीएम का चेहरा दिखाया जाता है। यानी आप कोई एक विशेष पार्टी को वोट करते हैं, उसका झंडा दिखाते हैं, उनका पार्टी का साइन दिखाते हैं कि आप इसको वोट करिए। होता क्या है कि अब ये लोग कोई चोर उचक्का यहाँ बिठा देते हैं। यानी आप डायरेक्टली वोट तो यही कर रहे हो, लेकिन दिखाया ऐसा जाता है कि आप इस जगह पे वोट करने वाले हो। इसी चक्कर में यहाँ के जितने भी बेईमान, प्यारे और लुटेरे लोग हैं वो संसद में पहुंच जाते हैं। ऐसा करने कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। क्यों वो उन पार्टियों पर फाइन नहीं करता जो ऐसा दिखाती हैं कि आप हमारे सीएम या पीएम को वोट करिए। क्यों प्रचार होता है केवल इन्हीं दो लोगों के लिए होता है, यहाँ के लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसा होने देता है? ये तो पहला रीजन हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि सीएम पीएम बनने के लिए ये आंकड़ा टच करना होता है। यानी यूपी के इन 403 एमएलए में से कोई सीएम बनना चाहता है तो उसको अपने साथ 202 एमएलए इकट्ठे करने होंगे। अगर उसके पास 202 एमएलए नहीं है तो वो सीएम नहीं बन सकता। दूसरी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ यही है। यानी किसी एक पार्टी को या एमएलए को 202 एमएलए खरीदने होंगे कैसे भी करके, तभी वो सीएम बन सकता है। मेन चीज होता क्या है, पहले तो हमें इन्हीं का चेहरा दिखाया जाता है कि इनको सीएम पीएम बनाने के लिए इनमें से एमएलए एमपी को खरीदा जाता है। प्लस हमें ऐसा दिखाया जाता है कि आप इनको वोट नहीं कर रहे, आप सीधा हमारी पार्टी को वोट करिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये दो सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो हर तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। और मेन चीज है, लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि हमें केवल अपने एमपी को या एमएलए को वोट करना है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया ऐसा जाता है कि अगर आप वोट डाल के आ गए तो आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने इस आदमी को या इस पार्टी को या इस मेंबर को वोट दिया है। जब ये लोग वोट मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं वोट दिखा सकते कि मैंने इसको वोट दिया या इसको वोट दिया। सच में ये दो तरह के नियम इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी भूल है जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसको सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी काम है, वरना आपको चोर, उचक्के, लफंगे, बेईमान, धोखेबाज ऐसे ही लोग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया यहाँ जाता है कि इस जगह वोट डालिए, लेकिन ये यहाँ से निकल जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए शादी से पहले किसी और की तस्वीर दिखाकर किसी और से शादी करवा दी जाए तो क्या वह शादी जायज है? ऐसा यहाँ होता है, चेहरा इनका दिखाया जाता है, इस जगह से ये चोर, बेईमान पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो हमारे वोट की कोई वैल्यू रही, इसको बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता कैसे? हमने एमएलए एमपी को वोट दिया, अब ये अपना सीएम पीएम चुनने को तैयार हैं। यानी अब इन एमएलए एमपी की बहुत ज्यादा पावर हो गई, यानी इनको खरीद कर ही कोई सीएम पीएम बन सकता है। इनकी वैल्यू हो गई, ये बिकेंगे तभी कोई सीएम पीएम बन पाएगा। इसको बदलने का केवल एक ही नियम है, हम एमएलए एमपी को तो वोट देते ही हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि हम अपने सीएम और पीएम को भी वोट करें। यानी हम इनकी वैल्यू जीरो करना चाहते हैं कि कोई इनको खरीद ना सके। भ्रष्टाचार 100% यहाँ गायब हो गया। बस हमें करना क्या है, हम एमएलए एमपी को तो वोट करते ही हैं, हम साथ में ही अपने सीएम और पीएम कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं। इनको किसी को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे इनका अधिकार खत्म, यानी अब ये एमएलए एमपी उस प्लास्टिक की तरह हो जाएंगे जो रोडों पे बिखरी हुई पड़ी है। लेकिन हम एक वोट डालने से खुश नहीं है, हमें 4 वोट डालने हैं। एक हम किसी से एग्री हैं, एक हम नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। जैसे लेवल 1 में देखिए, अगर हमें एमएलए एमपी को वोट देना है तो हम किसी एक एमएलए को तो वोट देंगे कि हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, लेकिन उनमें से कोई एक एमएलए एमपी ऐसा है जिसे हम वोट नहीं देना चाहते क्योंकि हमें पता है कि वो कितना हरामखोर टाइप का है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें किसी सीएम और पीएम को वोट डालना है तो हमको लगता है कि ये सीएम ठीक है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक जो सीएम कैंडिडेट है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो हम उसके खिलाफ वोट डालना चाहेंगे। जैसे ही ये 2 नियम बनते हैं, देश की तकदीर पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, लिख के रख लो। तो सच में इस तरह का नियम लगाना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये केवल 2 नियम लगा दे, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ, हम सभी एमएलए एमपी को वोट देंगे प्लस सभी सीएम और पीएम को वोट देंगे, और हम वोट देंगे वो 1 नहीं 4 देंगे। इस तरह के नियम से फायदे क्या होंगे ये समझ लीजिए। जो भी जीतेगा वो अपने दम पर ही जीतेगा, और चोर लुटेरों को मजबूरी में वोट देने वाली प्रथा गायब हो जाएगी। कोई भी इंसान सिर्फ अपने दम पर ही सीएम पीएम बन सकेगा।
एमएलए एमपी की हार जीत से सीएम पीएम होने न होने का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सीएम पीएम की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आज सीएम पीएम बनते हैं वो एमएलए या एमपी के सपोर्ट से ही बनते हैं। यानी एक यूपी का सीएम बनने के लिए 202 एमएलए या देश का पीएम बनने के लिए 272 एमपी की जरूरत है। अगर इन एमएलए एमपी में से कोई भी एक निकल के बाहर गया, ये तुरंत नीचे गिर जाएंगे। यानी बिना किसी एमएलए एमपी के सपोर्ट के सीएम पीएम का कोई वजूद नहीं। यानी सीएम और पीएम केवल दिखावे के होते हैं। असली पावर एमएलए और एमपी में ही होती है, क्योंकि उनकी कीमत है। सीएम और पीएम की कोई कीमत नहीं होती, उनकी पार्टी की कीमत होती है। सीएम और पीएम केवल कठपुतली हैं, मोहरा होते हैं। जितने भी देश में सीएम है या पीएम है वो सभी एमएलए एमपी के साथ बंधे हुए होते हैं। और वहीं दूसरी ओर इस तरह से चुनाव करवाया जाए तो सभी एमएलए एमपी अलग होंगे और सीएम पीएम अलग होंगे। यानी एमएलए एमपी का कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब इसका एक और बड़ा फायदा ये है, क्योंकि सीएम पीएम एमएलए एमपी से अलग हैं, यानी इनका गठबंधन नहीं है, तो न्यायालय इन पर बहुत ही कठोर एक्शन ले सकता है। वहीं आज के समय ये न्यायालय इन सभी एमएलए एमपी या सीएम पीएम के साथ किस तरह से बर्ताव करता है आपको पता ही है। कोई वैल्यू नहीं है न्यायालय की, क्योंकि ये लोग 2 मिनट में जज को कहीं से कहीं फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है, ये एक साथ इकट्ठे हैं। इन्हीं को अलग कर दिया जाए तो पावर खत्म, भ्रष्टाचार खत्म और इन पर कंट्रोल करना बहुत आसान। नंबर 5, एमएलए एमपी की खरीदारी रुक जाएगी, क्योंकि अब सीएम पीएम बनने के लिए एमएलए एमपी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, इसलिए इनकी खरीदारी नहीं होगी। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी के भरोसे नहीं रहेगा और पार्टियां धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। और पार्टियों का गायब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये पार्टियां नहीं षड्यंत्र होती हैं और भ्रष्टाचार का मेन एक सोर्स होती हैं। इस तरह के नियम लगाने से पार्टियों को होने वाली सभी तरह की फंडिंग रुक जाएगी, क्योंकि खुद के दम पर जीता हुआ सीएम पीएम किसी एक बिजनेसमैन की हेल्प नहीं कर सकता। प्लस जब पार्टी का कोई वजूद नहीं है तो कोई भी उनको फंड क्यों करेगा। गठबंधन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सीएम पीएम को हमने अलग वोट डाला, एमएलए एमपी को हमने अलग वोट डाला। वो मेन चीज है, गठबंधन होता क्यों है? क्योंकि सीएम पीएम बनने के लिए एमएलए एमपी का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं तो गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हमने सीएम पीएम को खुद ही चुन रखा है। तो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज रैलियां होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि किसी एक इंसान के लिए रैली नहीं होती। इलेक्शन में उतना पैसा खर्च नहीं होगा जितना आज होता है, क्योंकि एमएलए एमपी की खरीदारी नहीं हो रही है, इसलिए पैसा खर्च नहीं होगा। भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने एमएलए एमपी की कॉस्ट को ही 0 कर दिया। वो कहीं बिक नहीं सकते, भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले बहुत कम हो जाएंगे, जिससे चुनाव आयोग पर पार्टियों का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक एमएलए एमपी की हिम्मत नहीं कि वो चुनाव आयोग से कहे कि मेरे फेवर में कुछ करो। ईवीएम गड़बड़ होती है, मेन चीज है पार्टियां करवाती हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में होता है। इसीलिए इस तरह से चुनाव करवाए जाए तो सभी एमएलए एमपी की जो गलत काम करने की पावर होती है वो 0 हो जाएगी और सही काम करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आज इसका जस्ट उल्टा है, हर कोई लोगों के लिए दिल से काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भाषणजीवी, रैलीजीवी और दिखावटी नकाबपोश नेताजी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ वही जीतेगा जिसके अंदर कुछ होगा, जिसके बाहर कुछ होगा वो नहीं जीतने वाला। बाहर का मतलब है कि मुंह में भाषण, भाषण से कुछ नहीं होने वाला। आज के एमएलए एमपी भ्रष्टाचार इस तरह से कर लेते हैं कि जिस सीएम पीएम को ये सपोर्ट करते हैं, अगर ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और उस सीएम पीएम को पता भी है, तो वो सीएम पीएम की इतनी औकात नहीं कि उनसे कुछ बोल सके, क्योंकि जैसे ही इनसे कुछ बोलेगा ये तुरंत वहां से भाग जाएंगे और उस सीएम पीएम की कुर्सी नीचे गिर जाएगी। इसीलिए सभी तरह का भ्रष्टाचार केवल इस तरह के नियम लगाने से ही गायब होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। यानी चुनाव आयोग इस तरह से वोट डालने की परमिशन दे तो इस तरह के ये तो फायदे हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक यानी हानियां भी हैं। यानी पार्लियामेंट या असेंबली से विपक्ष की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। यानी कोई विपक्ष का आदमी नहीं रहेगा। यानी कोई भी नेता कुछ गलत काम कर रहा है या गलत लेके आ रहा है तो उसको अपोज करने वाला नहीं रहेगा। ये केवल मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हर कोई एक दूसरे का विपक्षी है। उसको आगे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ सकता है? दूसरों को नीचे दिखा के। लेकिन तब भी मैंने इसको ड्रॉबैक में काउंट किया है। सेकंड, सीएम पीएम कठोर कानून बनाने से डरेंगे। हो सकता है इस तरह के नियम बनाना देश के लिए बहुत जरूरी हो, ये रियल में एक ड्रॉबैक है। जैसे जीएसटी, अगर मान लीजिए ये देश के लिए जरूरी है तो कोई भी जीएसटी नहीं लेके आएगा, ये इसका ड्रॉबैक है, रियल में ये ड्रॉबैक है। इनकी कमियों में नंबर 3 ये होगा कि ये लोग टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, जिससे देश और राज्य की आय में कमी आ सकती है। ये एक रियल फैक्ट हो सकता है, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे आम जनता समझेगी ये हमको लूट रहे हैं, लेकिन ये उतना भी बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। मेन चीज है इसका एक ये फायदा तो होगा कि ये लोग अब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो आम जनता को पसंद आए। अगर ये ऐसा कोई कानून बनाते भी हैं तो इसके ये 1000 फायदे गिनाएंगे आम जनता को कि इसको लागू करने के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, इसलिए इसको लागू करने दीजिए। मेन चीज इसका एक ड्रॉबैक यही है कि सीएम पीएम कोई कठोर कानून नहीं बनाएंगे। बाद बाकी इसका मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉबैक है। अब भले ही मान लीजिए इसके कोई फायदे कोई नुकसान नहीं है, हम किसी भी चोर और चक्के को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देना चाहते। सीएम पीएम को हम डायरेक्ट ही वोट देना चाहते हैं। सीएम पीएम हर कोई काबिल इंसान बन सके, राजनीति को इतना आसान बनाना चाहते हैं। हम इन इक्का दुक्का नागनाथ और सांबनाथ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। इनको इतनी पावरफुल पोजीशन पे देख देख कर हम पूरी तरह से उड़ चुके हैं। अब हम नहीं चाहते कि ये लोग दोबारा राज करें। सच में अगर डेमोक्रेसी है तो हम भी इसका मजा लेना चाहते हैं, न कि मजबूरी में बस वोट करना है और डेमोक्रेसी कंट्री में जीवित है इसका दिखावा करना है। हम दिखावे के लिए वोट नहीं करना चाहते। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए न जाने कितने तरह के कानून या तो बना लिए हैं या पूरी तरह से बदल दिए हैं, लेकिन हम आज भी उसी पुराने ढंग से इनको वोट करते आ रहे हैं। अब हमारे वोट की भी पावर बढ़नी चाहिए। मेन चीज ये है कि पॉलिटिक्स इनके पिताजी की जागीर नहीं है, ऐसा इनको एहसास करवाना है।
इन सभी 7 बातों के लिए हम डायरेक्ट सीएम पीएम को वोट देना चाहते हैं, प्लस एक नहीं 4 वोट करना चाहते हैं। अगर सच में डेमोक्रेसी है तो ये होगा, वरना भूल जाओ कुछ नहीं होगा। मैं भी कह के निकल लूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह का नियम लगा दिए जाए तो आप कोई भी भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो जीतेगा अपने दम पर जीतेगा। यकीनन आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ नया हो सकता है, वरना घर में बैठे से कुछ नहीं होने वाला। अपने खुद के अधिकारों की मांग करना किसी भी तरह का विद्रोह नहीं होता। इसीलिए भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, अन्याय के खिलाफ बार बार सड़कों पर धरना देने से अच्छा है कि आप एक ही बार बड़े पैमाने पर धरना दीजिए और इनसे निजात पाइए। अगर आप बड़े पैमाने पर एक बार धरना देते हो तो आपको बार बार धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही एक उपाय है जो 1000 तरह की बीमारियों को सॉल्व कर सकता है। वरना आप 1000 धरने दीजिए, हर रोज दीजिए, इन बहरे गूंगे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक इनके पास 5 साल है, ये इस देश के भगवान है। आप इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए इनका केवल एक ही सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है 5 मिनट एंड 4 वोट। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद तब भी आप इन गवार लोगों की गाड़ियों के गेट खोलते ही नजर आओगे। अगर आप ये 5 मिनट और 4 वोट वाला नियम अपना लेते हो तो यूपीएससी में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप वो कर सकते हो इस पॉलिटिक्स में जो आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि आप कभी पॉलिटिक्स में आ सकते हो। और जयंत चौधरी जैसे लोग भी सीएम या पीएम आसानी से बन सकेंगे। इस तरह के नियम से जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिनके पास कुछ है तो पॉलिटिक्स बहुत आसान है, जिनके पास केवल भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है, उनके लिए ये नियम ऐसा ही हो जाएगा जैसे एक अनपढ़ के लिए यूपीएससी क्लियर करना, यानी उनके लिए इम्पॉसिबल है। अगर आपको कुछ आता नहीं तो पॉलिटिक्स में आपका कुछ नहीं। हर उस जगह पर करप्शन है जहां आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए आपको सड़कों पर तो उतरना है, या तो इसलिए उतरिए वरना हर रोज उतरते रहिए। केवल अपने लिए सोचोगे, देश गड्ढे में जाएगा, और उस गड्ढे में आप भी हो, ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। खुद से पहले देश को रखोगे तो सच में आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप सड़कों पर तभी उतरते हो जब कोई आपकी ऐसी तैसी मारता है। दूसरों की कोई ऐसी तैसी मारता है, आपको मजा आता है, और ये सच्ची बात है। जिस दिन आपकी ऐसी तैसी होगी, आप सड़कों पर उतरोगे, पर आपके साथ कोई नहीं होगा सड़कों पर उतरने वाला। खैर छोड़िए, मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो या मेरे पास ना हो। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। ये देश आपका है, समस्याएं भी आपकी हैं। आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसीलिए इतनी ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, और देखने को मिलती ही रहेंगी जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारोगे। कुछ नहीं सुधरने वाला। मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, बस आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ती रहती है। बस मैं आपको याद ही दिला रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप 2 मिनट बाद भूलने वाले हो। खैर, ऐसी तैसी सभी की हो रही है, बस ये है कि मैं उन ऐसी तैसी करने वालों के विपक्ष में हूँ, आप उनके सपोर्ट में हो, क्योंकि आप उनका विरोध नहीं कर रहे। इतना तो अंतर जरूर है मुझ में और आप में, और ये अंतर काफी है। देश को समझो, देश बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ तो बहुत कुछ कम है। देश सब कुछ है। लीव इट, बहुत हो गया। बाय बाय, टेक केयर।